हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। सो आपको पता था हम यूपीएससी पॉलिट के हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज हमारा वही चैप्टर कंटिन्यू होगा। हमने ऑलरेडी आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और 1909 पढ़ेंगे। हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 पढ़ लिया था। तो हमारे इस सीरीज़ में इंडियन काउंसिल एक्ट 3 में डिवाइडेड है, 1961, 1892 एंड 1909। और इसके हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स भी हमने इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लिया था। इसको थोड़ा समरी में देख लेंगे, आज सम अप कर लेंगे इसे, और बाकी आज इन 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले उसका हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने जितना भी पढ़ा उसके प्रीवियस क्लासेस के बेस्ड पे क्वेश्चन बना है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथेंड द वाइसरॉयज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम। हमने पढ़ा था पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया था, कर्जन की बात हो रही है इसमें। तो हमने देखा था 1857 में फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था हमारा। उसके बाद ही हमारा 1858 में गुड गवर्नेंस बेस्ड पे हमारा एक्ट आया था। फिर उसके बाद हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1961 में। उसमें प्रोविजंस दिए गए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट से ही लगा था कि काउंसिल में इंडियन की रिप्रेजेंटेशन होगी। ये हमने इस पर बात कर ली थी पिछले क्लास में कि कैसे इंडियन काउंसिल एक्ट में इंडियन की रिप्रेजेंटेशन होती है एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो कि बेसिकली नॉमिनेटेड होते थे वॉइसरॉय के थ्रू। इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था? इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमने पढ़ा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857 का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। ये प्रोविजंस ले आया था। तो हमने देखा कि 1961 में ही नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्लूड हुए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये भी याद रखना, वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं थी। साथ ही साथ हमने देखा था पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था, डिपार्टमेंटलाइजेशन वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था, ऑर्डिनेंस आ गया था। वॉइसरॉय ऑर्डिनेंस इशू कर सकते जब लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन एब्सेंट रहेगी। देखा था हमने कि लॉज पास कर सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस किस में आए थे? 1961 में। तो ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए 1961। 1851 में इतना कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ था। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया आ गया था। 1892 आज हम पढ़ेंगे और 1809 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम एक बॉक्स टेबल के थ्रू आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें हम इंडियन काउंसिल एक्ट 3 काउंसिल एक्ट्स थे 1861, 1892, 1909, ये 3 थे। इन तीनों को हम एक बॉक्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी ड्रॉ अ बॉक्स। यस, तो हमारी ये बॉक्स रहेगी। इसमें हमारे सारे, हम इंडियन काउंसिल एक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें सारे तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट को पढ़ेंगे। तो पहले हम ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर इसमें और अंदर इसमें हमारे सारे एक्ट्स होंगे। एक्ट्स में क्या होगा? 1861 वाला होगा, 1892 होगा एंड 1909 वाले एक्ट होंगे। ये सारे हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट थे। इसमें रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी। तो ये एक एक्ट हो गया। इसके साथ ही हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ये एक्ट्स बनाए गए थे, ये प्रोविजंस लाए गए थे। बैकग्राउंड देखेंगे, ये हो गया। इसके साथ हम इंडियन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन के रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये हमारा हेडिंग हो रहा है। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन के बाद हम ये स्ट्रेंथ देखेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में।
फिर उसके बाद इसके हम अदर मेन प्रोविजंस देखेंगे, इसमें और कौन कौन से मेन प्रोविजंस ऐड हुए थे। ये हो गया। तो जैसे हमें पता है इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। तो जो हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट आ गई थी 1858 में, उन्होंने ही ये कि आगे रिवॉल्ट ना हो, पीपल्स को काम करने के लिए ही उनको एक तरह से कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अपनाई थी। कैरेट उनको पकड़ा दिया था कि आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस बैकड्रॉप पे निकला था, ये वॉर के उस पे निकला था कि वॉर को काम कर दिया जाए। क्लीमेंटी पिटिशंस हो गई थी, अपीजमेंट पॉलिसी लाई गई थी, उसी के अंदर आया था। और इंडियन की स्ट्रेंथ देखें तो ये कैसे नॉमिनेट हो रहे थे, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, हमने देखा था 1861 में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो वॉइसरॉय की, उसमें नॉन ऑफिशियल्स मेंबर आ गए थे। साथ ही साथ हमने इसमें देखा था, और फिर इसमें ये भी देखा था कि ये डायरेक्ट नॉमिनेटेड होते थे वॉइसरॉय के थ्रू, वॉइसरॉय इसको नॉमिनेट करते थे डायरेक्ट। तो इसमें और कोई सिस्टम नहीं होता था, डायरेक्ट नॉमिनेशन थ्रू द वॉइसरॉय होता था। स्ट्रेंथ कितनी थी इसमें हम इसको देखेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ कितनी थी हमारी 6 थी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ टिल 12 तक जा सकती थी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ 6 थी। और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस क्या आए थे इसमें, कर्जन के थ्रू आ गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया था पंजाब, मुंबई, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में भी हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की पावर दे दी गई थी, ऑर्डिनेंस सिस्टम आ गए थे, ये सब हुआ था इस प्रोविज़न में। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये हमारे ये हो गए। अभी हम इसको देखेंगे, हम जस्ट इसकी एक समरी की तरह देख रहे हैं, इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक ये वाला हो गया, इसमें इतने ही प्रोविजंस थे, आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो। इसमें 1896 का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, 1892 से पहले क्या होता है, 1885 में कुछ मेजर इवेंट हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, ये इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था 1885 में। तो इसी पे मांग की गई थी कि कैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन और बढ़ना चाहिए। तो इसी को देखते हुए तो ये जो हमारा पहले होता था, नॉमिनेशन होता था, इसके इंस्टेड हमने एक इनडायरेक्ट इलेक्शन की तरह हम देख सकते हैं, इलेक्शन वर्ड नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन था, दोनों में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय करते थे, इसके थ्रू करते थे, और इसमें हमारे कौन गवर्नर करते थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। अभी हम इसको और आगे पढ़ेंगे, हम बस एक आपको मैं एक ऊपर से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। और गवर्नर के ऑन द रिकमेंडेशन क्या, यूनिवर्सिटीज़ होती थी, ट्रेड यूनियंस होते थे, इसमें हमारा क्या होता था, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता था, इनके थ्रू ये आते थे। बेसिकली इसमें जो वॉइसरॉय पहले अपने हिसाब से नॉमिनेट करता था, अब वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड हो गया था, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। गया प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड हो गया। डायरेक्ट नहीं, रिकमेंडेशन के थ्रू ही होते थे। इनकी स्ट्रेंथ 6 से लेके 16 कर दी गई थी। और इसमें मेन प्रोविजंस क्या आए थे, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यही हमारा जो 1892 में था, इसमें तो पहले हो गया था, इसकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, 6 से 16 कर दी गई थी। और हमारी क्या थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी वेरिएबल स्ट्रेंथ कर दी गई थी, यूनिफॉर्म नहीं था, नॉट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पे यूनिफॉर्म था। और इसमें जो हमारा फंक्शंस था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को और वाइड कर दिया गया था। उसमें क्या
क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड थे, हमने 1861 में पढ़ा था। उनके क्या क्या फंक्शंस सब प्रोवाइड थे कि वो बजट को डिस्कशन कर सकते थे, बजट पे डिस्कशन कर सकते थे, बजट पे डिस्कशन कर सकते थे, बट उनको कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, नॉट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकते थे। ये एक प्रोविज़न था इसमें, जो ये पावर थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो आ गई थी। और इसमें और कौन से थे, ये हमारे स्ट्रेंथ के साथ साथ ये मेन प्रोविजंस में ये पावर भी ऐड कर देते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। और इसमें क्या था कि जो एनआईसी के प्रेशर आया था कि हमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अलाउड करना आना चाहिए, वो सब प्रोविजंस इंक्लूड थे इसमें। तो बेसिकली ये फर्स्ट वो था जो इलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन आया था इसमें, लेकिन इलेक्शन वर्ड कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था इसमें, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेंशन था। अगर हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही मेंशन था इसमें, ऑफ रिप्रेजेंटेशन। 1909 का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही पता चलेगा कि कैसे हमारे जो ये जो गवर्नमेंट से हम एक प्रेशर ग्रुप बना के गवर्नमेंट से अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेशन ले रहे थे कि ताकि इंडियन रिप्रेजेंटेशन और इंडिया की डिमांड्स फुलफ़िल हो सके, उस पर बात कर रहे थे हम। तो इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ऑफ बंगाल 1905 में, प्लस फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का हुआ था। इसमें भी वही था, इसमें क्या किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इसमें जो हम इसमें बात किए थे अभी, इसमें ये जो था ना मेजॉरिटी ऑफिशियली मेंबर की थी, अभी नॉन ऑफिशियल मेंबर को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। और इसमें क्या हुआ, इसी का दूसरा देखें तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में वेरिएशंस तो थे, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको मेजॉरिटी नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी मिल चुकी थी। इनकी स्ट्रेंथ 16 से 60 हो गई थी, 6 पहले थी, 16 थी, फिर 60 हो गई थी इनकी स्ट्रेंथ। और साथ ही साथ इसमें हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पढ़ लेंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा इसी में, जो कम्युनल इलेक्टोरेट को लेके आता है, कम्युनल इलेक्टोरेट को जो लीगलाइज कर देता है कम्युनलिज्म, यही हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे। तो ये हमने देख लिया, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, जो हमने पढ़ा है उसी को हम रिकैप करते हुए चलेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हो गया। एनलार्ज्ड द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको पता था वॉइस रॉय की 2 काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। उस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल पावरफुल होती थी उस समय। अभी अब इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म देखे हैं, इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म देखें तो अभी क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये अभी देखे जाए तो ये इंडिया पार्लियामेंट का कॉर्नरस्टोन है, इसी पे पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेकिन इस समय क्या था, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव थी ये प्राइमरी फंक्शन था और ये सेकेंडरी फंक्शन था। तो हम जो ये इंटरपीनिंग्स इतना पढ़ रहे हैं ना, हम यही देख रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव था पहले, वो चेंज होके एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर कैसे हो गई, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गई, यही हम इसमें पढ़ेंगे। और इसी से हम देखेंगे कि कैसे हिस्टोरिकली ये चेंजेस आए हैं। तो इसी में हम देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि सेकेंडरी थी, प्राइमरी काउंसिल कौन थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी भी इंडियन मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था,
अभी सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, बाद ही बात धीरे धीरे करते एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। तो इसमें है लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 to 16 हो गया था। मैंने आपको टेबल के फॉर्म में बताया था 1861 में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी थी 60, अब 1892 में 6 से होकर 16 हो गई थी। तो पहले 6 थी, अभी 16 हो गई। ऐसे टेबल बनाओगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। एंड ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, इसमें नॉन ऑफिशियली आते थे, लेकिन इसमें अभी ऑफिशियली मेजॉरिटी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है ना इंडियन, इसमें अभी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को मेजॉरिटी में नहीं दिखी, मतलब जो भी ऑफिशियल मेंबर होगा वो मेजॉरिटी में होगी। तो इससे ये भी पता चल रहा है जो भी बिल्स पास होंगे, कुछ भी होगा, तो इंडियन रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर भी इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा फंक्शन क्या था, एनलार्ज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल के फंक्शंस को एनलार्ज कर दिया गया था। एक देखा हमने 1892 लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ देखी हमने 6 से 16 कर दी। अब इसी के हम तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 से 16 हो गई थी। ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी तक वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंटेन की गई थी। एनलार्ज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस कैसे एनलार्ज कर दिए गए थे, पावर थी जो उनकी डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और इसमें एंड नॉट आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो 1892 के पावर देखेंगे, जो उनकी पावर थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसमें पहले था कि जो बजट पे डिस्कशन था वो तो अलाउड था, ये तो हमारा हमने देखा था अलाउड था। साथ ही साथ जो इनके जो पब्लिक मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस था, इम्पोर्टेंस, उस पर भी क्वेश्चन अलाउड थे, बट इसको क्वेश्चन क्या नहीं अलाउड था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं अलाउड थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नॉट अलाउड। तो ये इसके पावर्स थे। तो हमने देख लिया स्ट्रेंथ कितनी थी इनकी 16 थी, पहले कितनी थी 6 थी, बढ़ा दी गई थी, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की गई थी। पावर ये थी इनकी। आगे बढ़ते हैं, ये 2 प्रोविजंस पढ़ लिए हमने, इसमें 4 थे। अभी देखते हैं इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको कहा प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया था थ्रू द इनडायरेक्ट इलेक्शन नॉमिनेशन के थ्रू। तो जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, पहले वॉइसरॉय 1861 में देखते हैं, वॉइसरॉय डायरेक्ट किसी भी इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करके नॉन ऑफिशियल पोस्ट पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन आ गया था। इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन वर्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, तो हम इलेक्शन नहीं कहेंगे, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। तो कृपया करके इसको याद रखना आप। नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो गए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वॉइसरॉय, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो वॉइसरॉय के थ्रू नॉमिनेट होता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये रिकमेंडेशन किसकी किसकी होती थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्लस बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये किसके किस पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस बंगाल कॉमर्स ऑफ चैम्बर में होती थी। ऐसे हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी, जो गवर्नर नॉमिनेट करते थे, वो किसके रिकमेंडेशन पे नॉमिनेट करते थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, ज़मींदार एंड चैम्बर्स, इनके रिकमेंडेशन पे गवर्नर नॉमिनेट करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को। तो हमने देख लिया क्या क्या प्रोविजंस ऐड हुए थे इसमें। इसका हम बाद में डिमांड्स ये भी देखेंगे कि अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस क्या थे 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट के। पहले हम इसको सम अप कर लेते क्या क्या था। 18 इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ देखे तो कितनी थी, 6 से 16 हो गई थी, बेसिकली 16 थी। पावर क्या था, बजट डिस्कस कर सकते थे, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस डिस्कस कर सकते थे, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। साथ ही साथ इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन आ गया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय होते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके रिस्पेक्टिव गवर्नर्स होते थे। तो ये जो नॉमिनेट करते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, तो इनके रिकमेंडेशन पे करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
इनमें क्या होता था, गवर्नर नॉमिनेट करते ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड यूनियंस, एसोसिएशंस, ज़मींदार्स एंड चैम्बर्स के उन पे करते थे। तो ये प्रोविजंस हो गए। डिफरेंस कैसे है इजली बता सकते हैं। इन्हीं को बाद में जो हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा था, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसी प्रोविजंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पब्लिक, नेटिव इंडियन पीपल के उन्होंने डिमांड्स की थी। तो इसको हम अनफुलफिल्ड डिमांड्स भी बोल सकते हैं। डिमांड्स रखी थी, साथ ही क्रिटिसाइज भी किया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को। तो इसमें क्या क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन थे, हैज़ कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, दिस लेड टू द मैसिव अपराइजिंग इन बंगाल। इसी के बाद जो ये मैसिव अपराइजिंग होता है, यही 1909 का पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन जाता है। फिर 1909 में जो भी डिमांड्स थी उनको इन्वॉल्व किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ऑल्सो एजिटेट फॉर मोर रिफॉर्म एंड सेल्फ गवर्नमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो और अच्छा रिफॉर्म चाह रही थी, सेल्फ गवर्नमेंट की और बढ़ रही थी, उन पर मांग की। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड होम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड होम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906 में। गोपाल कृष्ण गोखले मेड मॉर्ले, अभी हम इसी पे देखेंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। उन्होंने ये सारे जो 1909 के प्रोविजन थे इसी के बैकड्रॉप में लिए गए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म मॉर्ले से मिले थे इंग्लैंड में, तो एम्फसाइज द नीड फॉर द रिफॉर्म। 1892 में जो भी चेंजेस करने थे उनके रिफॉर्म की मांग करी थी गोपाल कृष्ण गोखले सर ने। शिमला डिप्यूटेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एलाइट मुस्लिम्स लेड बाय आगा खान मेड लॉर्ड मिंटो 1906 एंड प्लेस देयर डिमांड और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। यही बाद में ऐड हो जाता है 1909 में, सेपरेट इलेक्टोरेट, जो क्या हो जाता है हमारा लीगलाइज कर देता है कम्युनलिज्म। John Morley was a member of Liberal government and he wanted to make the positive changes in Indian governance। एक ये भी पॉइंट बोला जाता है कि वो लिबरल पार्टी आ गई थी गवर्नमेंट में, तो वो चाहते थे इनको चेंजेस करने के लिए 1909 में। इन्हीं के सारे बैकड्रॉप पे रिफॉर्म होता है इंडियन काउंसिल एक्ट को, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो हमारे कौन थे, वॉइसरॉय थे, और मॉर्ले क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि आपको पता है ये पोस्ट कब बनाई गई थी। ये ड्यूल गवर्नमेंट जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया था, उसको अबॉलिश करते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया था। किसमें, और इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड मैंने आपको पढ़ाया था 1858 में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की उस पर लाई गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 से 16 हो गई थी। 1861, 1892, 9019। इसकी लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ कितनी थी, 60। इसकी कितनी हो गई, 16, और इनकी क्या हो गई, 60। ये हो गई। पावर्स में भी चेंजेस आएंगे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं था यहाँ पर, बाकी बजट पे डिस्कशन कर सकते थे, पब्लिक इंपॉर्टेंस पे डिस्कशन कर सकते थे। इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो इसमें मिसिंग था वो आगे जाके ऐड हो जाएगी। तो ये हो गए 60, 16 हो गए। नाउ मेंबर्स कुड डिस्कस द बजट, मूव रेजोल्यूशन, दे कुड ऑल्सो डिस्कस मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, दे कुड ऑल्सो और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को आस्क कर सकते थे। तो इसमें तीनों प्रोविजंस ऐड हो गई थी। नो डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसीज़ में ये था कि फॉरेन पॉलिसीज़ पे कोई डिस्कशन नहीं होगा ऑन द रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स एंड वर परमिटेड। मतलब फॉरेन पॉलिसी पे कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकती लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और प्रिंसली स्टेट्स के रिलेशंस के साथ भी नहीं हो सकती। इसमें हमारा बजट स्टार्ट हो गया था डिस्कशन, पब्लिक इंपॉर्टेंस पे हम डिस्कशन कर सकते थे, बस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकते। 909 में सब बजट रेजोल्यूशंस भी ला सकते थे आप, बजट पे डिबेट्स हो सकते थे, डिस्कशन हो सकता था, रेजोल्यूशंस आ सकते थे, पब्लिक इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चंस हो सकते थे, एज वेल एज सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आस्क। इसमें एक नहीं था, फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चंस आस्क नहीं कर सकते थे। हमारा ये हो गया। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हो गया हमारा। प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एक मेजर चेंज हुआ था 1909 में। हमने देखा वॉइसरॉय की 2
काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जो कि प्राइमरी होती थी और पावरफुल होती थी, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जो कि सेकेंडरी होती थी। पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात हो रही थी। अब 1909 में चेंजेस में क्या होता है, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन अलाउ कर दिया गया था। स्मॉल स्केल पे किया गया था बट इंडियन की रिप्रेजेंटेशन अलाउड हो गई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी। प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर और वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे एग्जीक्यूटिव इंडियन रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया। तो पहले हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो कि फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज अ लॉ मिनिस्टर। एज अ लॉ मिनिस्टर उन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की थी। वाइसरॉय की भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, गवर्नर की भी देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन की थी एज अ लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट इंडियन थे ये। इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था फॉर द मोस्टली बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, उनके लिए एक अलग इलेक्टोरेट सिस्टम बनाया गया था जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को ही सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव वोट्स कर सकते थे, मुस्लिम पॉपुलेशन। ये इसी ने सेपरेट इलेक्टोरेट को लीगलाइज कर दिया था। तो हमने देख लिया कैसे हमने पढ़ा। हमारा ये 18 इंडियन काउंसिल एक्ट के प्रोविजंस ख़त्म हो चुके हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1961, 1861, 1892 एंड 1909 में था। इसमें मेजर चेंजेस क्या हुए थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें वॉइसरॉय के थ्रू नॉमिनेट होते थे। इनकी स्ट्रेंथ 60, इनकी स्ट्रेंथ 16 कर दी गई थी और इनकी 60 कर दी गई थी। ये इन प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो चुके थे। इसमें अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये सारे चेंजेस है। साथ ही साथ सबसे बड़े मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म में एक आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी और सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड कर दिया गया था क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसकी डिमांड की थी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग था और बंगाल पार्टीशन भी था। तो हमने देख लिया कैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हम उसके सारे प्रोविजंस को लिंक कर सकते हैं जिससे हमें आसानी होगी और ये सब पढ़ने में। तो हमारा जो भी इंडियन काउंसिल एक्ट से वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद हमारा आगे के प्रोविजंस लाएंगे। तो स्टे फॉर ट्यून फॉर फर्दर क्लासेस एंड हम बहुत जल्दी ही हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स नेक्स्ट 2 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम एक स्मॉल टेस्ट रख लेंगे, क्विज़ रख लेंगे, तो इससे अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।